हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 का एवोल्यूशन का चैप्टर। इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। इसमें आज हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की। तो अगर एविडेंसेस की बात करते हैं एवोल्यूशन के, इनमें जो इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस है दे आर प्रोवाइडेड बाय पैलेंटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटमी एंड मोर्फोलॉजी, biochemical analysis, metabolic similarities, artificial selection and as well as industrial mechanism। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें चेकअप करेंगे। विल स्टार्ट विथ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। जब अर्थ की सेडिमेंट्री रॉक्स में प्लांट या एनिमल्स के हार्ड पार्ट्स नीचे लेयर्स के नीचे दब जाते हैं तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल हीट से एज वेल एज ऊपर से प्रेशर पड़ने की वजह से फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे कैन बी इमेजेस, इम्प्रिंट्स हो सकते हैं या उसका कोई मटेरियल हो सकता है, कॉप्रोलाइट हो सकती है, किसी भी फॉर्म में फॉसिल्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज़ में हमें क्या हेल्प रहती है जब फॉसिल्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो उससे पता चलता है कि किस सेडिमेंट्री लेयर में कौन से फॉसिल्स अवेलेबल हैं। तो कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो मॉडर्न फॉर्म्स से रिजेंबल करती हैं, कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, हो गई हैं। तो इस सारे से, जैसे कि एलिफेंट है, वो वूली मैमथ से कुछ रिजेंबल करता है, तो इससे पता चलता है ये कॉमन एंसेस्ट्री थी। तो हम पता लगा सकते हैं किसी की कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में। कोई एक फॉर्म ग्रेजुअली दूसरी फॉर्म्स में चेंज हुई, उसके बारे में हम फॉसिल्स के एविडेंसेस से पता लगा सकते हैं। आपको पता है कि हम अर्थ की जो लेयर्स हैं उसमें रॉक की एज के बारे में पता लगाया जा सकता है हाफ लाइफ की हेल्प से, कार्बन डेटिंग की हेल्प से, या अब यूरेनियम लेड की मेथड से, या पोटेशियम आर्गन के मेथड से, कोई भी लेटेस्ट टेक्निक्स, रेडियो एक्टिविटी को यूज़ करके, हाफ लाइफ को यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं एज ऑफ द रॉक के बारे में। तो अगर हमें रॉक की एज पता लग जाए तो फॉसिल की एज ऑटोमेटिकली पता लग सकती है। सेकेंड एविडेंस की अगर हम बात करें तो वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अर्नस्ट हैकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के सिग्निफिकेंस के बारे में बात की थी। तो अकॉर्डिंग टू हिम कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम पे वो पास ऑन करता है ऑर्गेनिज्म, जैसे एम्ब्रियोज में गिल स्लिट का होना ह्यूमन एम्ब्रियो में जैसे। तो इसी तरह से एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस से हम पता लगा सकते हैं कि कौन कितने रिजेंबल करते हैं आपस में एम्ब्रियो। तो इमेज में आप देख सकते हो कि फिश का और इसका जो बिल्कुल क्लोज वाले हैं एम्फीबियंस और फिश के आपस में ज़्यादा रिजेंबलेंस है एज कम्पेयर टू इट्स रिजेंबलेंस विद मैमल्स। तो अर्ली एम्ब्रियोज ज़्यादा मैच कर रहे हैं, लेटेस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो पे रिजेंबलेंस जो है वो कम हो रही है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की सिग्निफिकेंस को वॉन बेयर ने लेटर ऑन इसे रिफ्यूट किया था, इसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया था अर्नस्ट हैकल की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वॉन बेयर कि कभी भी जो एडल्ट एनिमल है उसके लाइफ हिस्ट्री में वो किसी और एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री में कोई भी एडल्ट ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री को, एंसेस्टर की हिस्ट्री को नहीं रिपीट किया जाता। तो यहाँ से फिर वो एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी के एविडेंसेस की। ये वाला पार्ट कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम बात करेंगे, पहले आप अंडरस्टैंड करो होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स को, उसी से रिलेट हम करेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को। तो व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन? होमोलोगस, होमो सिमिलर, लोगस स्ट्रक्चर, तो सेम तरह की मॉर्फोलॉजी हो,
तो वी कॉल इट होमोलोगस। इसका मतलब वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर से इवॉल्व किए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एनिमल या ऑर्गेनिज्म उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, उसके फंक्शंस डिफरेंट हो गए, स्ट्रक्चर सिमिलर, फंक्शंस डिफरेंट। इसमें जो बेसिक एग्जांपल्स हैं उसमें फर्स्ट एग्जांपल इज जो पैटर्न ऑफ बोन्स है फोर लिम्स में, मैन, चीता, व्हेल और बैट। तो इसमें देखा गया जैसे हमारे में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फिलेंजीज, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मैन, चीता, व्हेल और बैट में ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैन में हमारी जो फोर लिम्स है हमारी चीज़ों की ग्रिप करने में या मूवमेंट में हेल्प करती हैं। चीता में ये रनिंग में हेल्प करती हैं। व्हेल में फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो गई हैं तो स्विमिंग में हेल्प करेंगे। एंड बैट में उसका जो सेकंड डिजिट है वो स्किन का फोल्ड पूरा पैरों तक चला जाता है, हाइंड लिम्ब तक, वी कॉल इट पेटेजियम, तो वो उसके फ्लाइट में हेल्प करता है। सभी का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उन्होंने मॉडिफिकेशन कर ली है। अब इसी तरह से जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसका वो है वर्टिब्रेट्स का हार्ट और ब्रेन। इसी चीज़ में थर्ड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो है हमारे पास ब्लड के प्रोटीन्स जो मैन और एप्स के अंदर। ये बेसिकली ये सारे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। जो ब्लड प्रोटीन्स हैं वो हम केमिकल बायोकेमिकल एविडेंसेस के अंदर भी पढ़ते हैं वैसे। अब प्लांट्स में अगर बात करें होमोलोगस ऑर्गन्स की तो हमारे पास है बोगनविलिया और कुकरबिटा का एग्जाम्पल। दोनों ही केसेस में स्टेम है इंटरनली अगर देखें, लेकिन बोगनविलिया में दैट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स, मॉडिफाई हो गया, और कुकरबिटा में वो टेंड्रिल के लिए। अब जो थॉर्न है वो तो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, लेकिन टेंड्रिल उसकी क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। तो ऐसे करके होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को डिपिक्ट करते हैं। डाइवर्जेंट क्या है? डाइवर्सिफाई हो जाना, कि अलग अलग वेरिड फॉर्म ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने वाले। इसके कंट्रास्ट में दूसरी जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं इसी सेंस में, मॉर्फोलॉजी और एनाटमी वाली एविडेंसेस में ही, वो है एनोलॉजी। एनोलॉजी स्टैंड्स फॉर एनालॉगस ऑर्गन्स। तो एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या होगा? एनालॉगस में स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, पर एक अलग अलग एंसेस्टर से अराइज करने वाले ऑर्गेनिजम्स अपनी एक ही तरह की ज़रूरत पूरी करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर लेते हैं जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो स्ट्रक्चरली या एवोल्यूशनरी वे से डिफरेंट है, लेकिन वो एक तरह से काम कर रहा है। तो इट इज़ मीटिंग एट अ पॉइंट कि हाँ एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वी कॉल इट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो एनालॉगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले है, फर्स्ट जो बात करते हैं वो है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। आप देख सकते हो दोनों फ्लाइट में हेल्प करते हैं, लेकिन जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं वो जस्ट एपिडर्मल एक्सटेंशंस हैं, लेकिन बर्ड्स के विंग्स जो हैं दे आर द मॉडिफाइड फोर लिम्स। फंक्शन दोनों का सेम ही रहेगा फ्लाइट के लिए। इसी तरह से आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ऑक्टोपस की आईज जस्ट स्किन का फोल्ड है, लेकिन मैमल्स में ये हमारे नर्वस सिस्टम की एक्सटेंशन है। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन। ये तो बर्ड हो गया, और इसके साथ जो है वो डॉल्फिन। तो मतलब दोनों के जो फ्लिपर्स है वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा जो है हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो रूट की मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, दोनों अंडरग्राउंड है, दोनों स्टोरेज का काम करते हैं। तो लुक्स पे सिमिलर है, लेकिन वो अलग अलग स्ट्रक्चर से इवॉल्व हुए हैं। ये है एनालॉगस ऑर्गन्स। तो आई होप आपको
डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट में क्या होगा कि एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग तरह की फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे याद रखो। कन्वर्जेंट ऐसे वाला हाथ है कि यहाँ से कॉमन एंसेस्टर था, ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। लेकिन कन्वर्जेंट इस टाइप से हाथ है कि उसमें अलग अलग एंसेस्टर्स थे, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमें एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से सारे के सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से फ्रेम होते हैं, चाहे थ्योरी में वन लाइनर आए, चाहे एमसीक्यू इसमें हमें नीट में पूछा जाए। अब ये तो हो गए मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की बेसिस पे डिफरेंसेस। अभी हमने बात की थी कि बायोकेमिकल एविडेंसेस, उसमें क्या होगा, प्रोटीन्स और जीन्स का जो फंक्शंस हैं वो सिमिलर होना, कि जैसे बहुत जो पास पास वाले ग्रुप्स होंगे, मैन और एप्स हैं, वो काफ़ी हद तक रिजेंबल करते हैं प्रोटीन के बाइंडिंग पैटर्न में। ये इंडिकेट करता है कि ये क्लोजर है एक दूसरे के, एंड मे बी दे हैव रीजन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। अब जो नेक्स्ट इसी कैटेगरी में आता है, दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, जैसे हमने बहुत टाइम से डॉग्स की ब्रीड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड्स हम यूज़ करते हैं डॉग्स के केस में। इसी तरह से हमारी पिजन की जो ब्रीड्स हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। और अगर देखें तो ब्रेसिका के बहुत सारे डेरिवेटिव्स वो भी हमने आर्टिफिशियली बनाया है, जैसे नॉलकॉल, फिर उसके बाद ब्रोकली, कॉलरबी, ये सारे एक ही कॉमन ब्रेसिका से एंसेस्टर से अराइज किया। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर हम कुछ हज़ारों साल में ही इतने सारे टाइप्स, वेराइटीज़ एक चीज़ से ब्रीड करके आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर करके बना सकते हैं, तो नेचर के पास तो बहुत सारा टाइम था, मिलियन ऑफ ईयर्स में, तो बहुत सारे ऐसी जो वेराइटीज़ और फॉर्म्स हैं वो नेचुरल सिलेक्शन की हेल्प से बने। तो इसको हम एविडेंसेस इन फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में भी पढ़ते हैं। अब जो इस कैटेगरी में अगला एविडेंस है, दैट इज वी कॉल इट इंडस्ट्रियल मैलनिज्म। तो इंटरेस्टिंगली क्या हुआ था, एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम, जो हमारी सिविलाइजेशन है, इसको बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर स्टडी करें तो ये देखा गया कि 1850 वाले पीरियड में, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से पहले की जो बात थी, तो एक पेपर्ड मॉथ था, बिस्टन बेटुलेरिया। बिस्टन बेटुलेरिया में दो वेराइटीज़ होती हैं, एक डार्क वेराइटी जिसे मेलानिक वेराइटी कहते हैं, एक लाइट कलर्ड के मॉथ होते हैं। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, लाइट कलर के मॉथ्स जो थे, ग्रेइश से कलर के मॉथ, ये ना जो ट्री ट्रंक्स थे उनके ऊपर छुप जाते थे, क्योंकि पोल्यूशन नहीं था, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन आपको पता है वो लाइकन्स के लिए डैमेजिंग होता है, इसलिए पोल्यूशन नहीं था तो ट्री ट्रंक्स के ऊपर लाइकन्स ग्रो करती थी। अब क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मतलब लाइकन्स, उससे पहले लाइकन्स ने प्रोटेक्ट करके रख लिया ना उसको, मॉथ को। इनके प्रेडेटर्स बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स को वो दिखाई नहीं देते थे, कैमोफ्लॉज में वो छुप जाते थे। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अराउंड 1920 जब रेवोल्यूशन हुआ तो स्मोक आनी शुरू हुई, और इसके जो स्मोक का इल इफेक्ट था, पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट हुआ। उससे क्या हुआ कि ट्री ट्रंक्स पे से जो लाइकन्स थी वो रिमूव होनी, मतलब डैमेज होनी शुरू हो गई, तो लाइकन्स मर गई। अब क्या हुआ, वो जो सूटी अपीयरेंस थी चिमनीज से, जो धुआं आया था, वो सारा ट्री ट्रंक्स को उन्होंने ब्लैकन कर दिया। अब मेलानिक वेराइटी या जो डार्क कलर की वेराइटी थी उसको प्रोटेक्शन मिलने लगी, क्योंकि अब प्रेडेटर्स
कि नज़र में वो नहीं आती थी, लाइट वाली वैरायटी नज़र में आ जाती थी, तो प्रेडेटर जो है वो लाइट वैरायटी को खा गया। सारे बर्ड्स जो थे उन्होंने इसको पेपर्ड मॉथ को, जो लाइट कलर वाला था, उसे खा लिया। अब देखा गया कि परसेंटेज ऑफ मेलानिक वैरायटी बढ़ गई। उसके बाद फिर से जब चिमनीज वगैरह लगाई गई तो थोड़ा पोल्यूशन कम हुआ, लाइकन्स फिर से आने लगी, तो देखा फिर से लाइट वैरायटी जो है वो ज़्यादा ग्रो करने लगी। तो इसका मतलब क्या है, नेचर में मेलानिक एज वेल एज लाइट कलर्ड दोनों तरह के मॉथ्स थे, लेकिन जो नेचर को फेवरेबल लगा कि ये वाला जो है टाइप ये सर्वाइव ज़्यादा अच्छे से कर सकती है, नेचर ने उसे सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे मतलब दिस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये एविडेंस इन फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस से भी एवोल्यूशन हुआ। एंथ्रोपोजेनिक इज एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करती है, तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है मैन मेड, ह्यूमन इंटरफियरेंस की वजह से जो चेंजेस आए वी कॉल देम एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस। तो एंथ्रोपोजेनिक इंटरफियरेंस की वजह से क्या हुआ, जो एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स है या पेस्टिसाइड्स है, उससे क्या हुआ, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो है नेचर ने सेलेक्ट करनी शुरू कर दी। अगेन ऑलरेडी नेचर में दोनों तरह की वेराइटीज़ थी, लेकिन अब जो हर्बिसाइड जैसे फॉर एग्जांपल डीडीटी है, तो डीडीटी स्प्रे करनी शुरू की, तो जितने सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स थे उनकी डेथ हो गई, मॉस्किटोज जो थे, लेकिन जो डीडीटी रेजिस्टेंट थे वो सर्वाइव कर गए। जो ज़्यादा सर्वाइव किए वो ही आगे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस उनकी ज़्यादा होगी, तो उससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केस में भी सेम सिनेरियो फॉलो होता है, तो इसी तरह से डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज़ के केस में भी सेम चीज़ ही फॉलो होती है। तो इस सारे से मतलब हमें जो पता चलता है कि ये मतलब एवोल्यूशन जो है ये एक ऐसे नहीं है कि उसको पता नहीं है कि किस तरफ होना है, उसे डायरेक्शन लेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है, दोनों तरह की जैसे वेराइटीज़ थी जिसमें से जो सूटेबल हुआ वो कर लिया। तो इट इज़ जस्ट अ चांस मैटर कि कौन से वाली जो नेचर को सूट करेगी उस टाइम पे, जो अडेप्ट कर जाएगी, वही जो है वो एक्सेस में हो जाएगी, दूसरी वाली वैरायटी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। ये क्या है, इट इज़ अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक इज चांस मैटर, कि मतलब ये डायरेक्शनल नहीं है, किसी इंटेंशन के साथ नहीं हो रहा, जस्ट नेचर को जो चीज़ सही लगती है वो उसके अकॉर्डिंग एवोल्यूशन में उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो दिस इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड जो है वो चांस म्यूटेशन अगर ऑर्गेनिजम्स में हो जाए तो ये एवोल्यूशन परसिस्ट करता है। अब इसी के साथ एविडेंसेस के साथ हम एक छोटा सा टॉपिक टेकअप करते हैं, अडेप्टिव रेडिएशंस का। तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या है? अडेप्टिव रेडिएशन के केस में हम बेसिकली बात वही है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वाली, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डार्विन्स फिंचेस की। पहले भी हमने थोड़ा सा हल्का सा टच किया था। अडेप्टिव रेडिएशन इज कि कॉमन एंसेस्टर है, उससे अपने सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग डायरेक्शंस में अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। तो डार्विन्स फिंचेस की अगर हम बात करते हैं तो ये देखा गया कि जो रिपीट कर रही हूँ मैं, गैलापागोस आइलैंड्स में जब डार्विन ने फिंचेस को स्टडी किया था तो वो बेसिक जो थी मेनलैंड से जो आई थी वो थी फ्रूगीवोर्स, लेकिन अपनी अलग अलग नीड्स को, न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए ये डार्विन की फिंचेस जो थी उन्होंने
अलग अलग मॉडिफिकेशन कर ली बीक की टू सूट देयर कंडीशंस। कुछ इंसेक्ट्स को खाने लगे, कुछ सीड्स को खाने लगे, सो दैट सारे के सारे एक ही जगह पर सर्वाइव कर सके। दूसरा एग्जाम्पल जो हम करते हैं उसमें वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। तो मार्सुपियल्स जो हैं एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से अराइज किए थे। उस कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक में आप देख सकते हो जैसे कि मार्सुपियल रेडिएशन, इसे वर्ड यूज़ करते हैं हम, रेडिएशन इज, क्योंकि एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे अलग अलग मॉडिफिकेशन से वो चेंजेस आए हैं। तो हम देख सकते हैं उसमें तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, कैंगरू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल और शुगर ग्लाइडर। ये एक ही कॉमन एंसेस्टर से सर्वाइव करने के लिए ये ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो अगर एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में होती है, मतलब डिफरेंट हैबिटेट्स में हो रही है, तो इस चीज़ को हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे। मतलब एक अडेप्टिव रेडिएशन थी, एक दूसरी अडेप्टिव रेडिएशन थी, तो वो साथ साथ उसी तरह से ग्रेजुअली इवॉल्व कर जाते हैं। तो ये किस केस में है, जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और उधर ही जो प्लेसेंटल मैमल्स थे। तो उसमें आप देख सकते हो प्लेसेंटल मैमल्स में मोल्स, उधर मार्सुपियल मोल्स। इसी तरह से एंटीटर नम्बेट से रिजेंबल करता है। माउस जो है वो मार्सुपियल माउस जैसा है, बस पाउच का डिफरेंस है। सिमिलरली लीमर और स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वेरल और फ्लाइंग फ्लेंजर, बॉब कैट और तस्मानियन टाइगर कैट और वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ। तो ये हमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को डिपिक्ट करते हैं। विद दिस हमारा ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की और मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की। विश यू ऑल द बेस्ट।